बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बरों में सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे DGI-SPR ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स खुल के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि फितना अल खारिज के दहशत गर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस ने दिलेरी से मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 4 रोज़ में 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वतन अज़ीज़ का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई हैं, ये कहना है DG साहब का। और DG साहब के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ में चूँकि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं और उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्द हलाक हो गए, इनके जहन्नुम वासिल हो गए हैं और 3 वाक़यात में वतन अज़ीज़ का दिफा करते हुए जैसे मैंने बताया कि 42 शहादतें हुई हैं। नाज़रीन, उन्होंने बताया कि दूसरा वाक़या 6 जुलाई को, पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई के दरमियानी रात को हुआ। दूसरा वाक़या 6 जुलाई को मांगी डैम के पंपिंग स्टेशन के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर पेश आया था। अच्छा, उनके मुताबिक ये जो वाक़या पेश आया है इसमें पुलिस के जवानों ने बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया और 15 खारजी जो हैं जहन्नुम वासिल किए। 6 जुलाई को दहशत गर्दों से लड़ाई में पुलिस के 9 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने से पहले दहशत गर्दों ने पुलिस जवानों को यरगमाल बना लिया था और दहशत गर्द 15 खारजियों की लाशें वहां छोड़कर चले गए। DG साहब के मुताबिक पुलिस ने इन यरगमाल जवानों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन दहशत गर्दों के गिर्द एहतियात से घेरा तंग किया। उनके पास हमारे बच्चे यरगमाल थे। 6 जुलाई से ज़ियारत के पहाड़ों पे इन दहशत गर्दों से इंगेजमेंट चल रही थी, ये DG साहब का कहना है आज की इस ब्रीफिंग में। उन दहशत गर्दों को लगा कि घेरा तंग हो चुका है तो उन बुज़दिलों ने 18 पुलिस जवानों को शहीद कर दिया और इस इंगेजमेंट में 11 खारजियों के मारे जाने की तस्दीक हुई है, लेकिन तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। DG साहब के मुताबिक मांगी चेक पोस्ट वाक़े में अब तक 27 पुलिस जवान शहीद हुए हैं और चेक पोस्ट पर हमले में अब तक 26 खारजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये डिटेल से मैंने आपको बता दिया है कि DG साहब ने आज की इस ब्रीफिंग में क्या बताया है। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्विस है क्योंकि सरजमीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल हो रही है और मुलव्विस भारत है और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। दहशत गर्दी का तीसरा वाक़या आज बेला में भी पेश आ गया है दुनिया में। अब उन्होंने क्लियर एक मैसेज कन्वे कर दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। DG साहब ने उनके बिहाफ पे जो एक मैसेज कन्वे किया वो ये था कि दुनिया में कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके और ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इस सब पे बात रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इस सब पे डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, आज जो ब्रीफिंग दी गई है DGI-SPR साहब की तरफ से, उन्होंने खुल के सारे हक़ाइक़ भी सामने रखे हैं, कुछ वीडियोस भी दिखाई हैं, कुछ सबूत भी सामने रखे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारा बलूचिस्तान जो है उसको टारगेट किया गया है या ख्वारजियों ने या दहशत गर्दों ने इस तरह से अटैक किया है। पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमें भी पता है कि सरजमीन बलूचिस्तान को टारगेट करने के लिए अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होती है और पीछे जो है वो भारत है और भारत की प्रॉक्सीज काम करती हैं। लेकिन जनरल साहब, सारी डिस्कशंस क्या होता है, कैसे होता है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। बड़ी दफ़ा बलूचिस्तान के टॉपिक पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ के इस सब का आप क्या देख रहे हैं? सद्देबाब कैसे होगा? क्या इस सारे हल को पार्लियामेंट में लेके जाना पड़ेगा हल के लिए? वहाँ पे डिबेट होगी, जॉइंट सेशन आपके ख्याल में होगा और वहाँ पे ब्रीफिंग ली जाएगी DGI-SPR से, DGI-SI से और जॉइंट एक डिसीजन लिया जाएगा, सारे मिलके बैठे और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता तब तक वहाँ से उठे नहीं। आपके ख्याल में ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी पहली कमजोरी तो यही है। दूसरा, देखिए, ये वाकयात तो लगातार हो रहे हैं हमारे साथ और हम बार बार भारत का नाम भी ले रहे हैं जी, लेकिन हम खुद अपने हाथ बांध के बैठे हुए हैं। हम डिफेंसिव पर हैं। हम दहशतगर्द हमारे मुल्क में आकर हमारे शहरियों को निशाना बना रहे हैं और हम उनका मुकाबला तो कर रहे हैं। हमारी फौज जबरदस्त काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है जी। हमारे जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, लेडीज हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, जाने दे रही हैं अपनी। ये कर सकते हैं, जान दे सकते हैं, जान दे रहे हैं वो लोग जी। बात यह है कि इसमें जो भी लोग मुलव्विस हैं उनको क्या हम मैसेज दे रहे हैं? सही है।
हम उनके साथ किसी किसी डील कर रहे हैं। देखिए मसला इससे बड़ा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं समझता हूँ कि हो सकता है DGSPR ने अपनी जो नाम लिया सिर्फ भारत का लिया है, लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अमेरिका फंडिंग कर रहा है अफगान तालिबान, अफगान नेशनल आर्मी के नाम पर तकरीबन 30 से 40 मिलियन डॉलर हफ्ते के उनको मिल रहे हैं। इजराइल वहां मौजूद है जो बाकायदा इन लोगों को हथियार भी दे रहे हैं, हथियार उनके पास पहले ही हैं, और अब लेटेस्ट उनको जो टेक्निक्स है वो भी सिखाई जा रही हैं। भारत भी मौजूद है वहां पर। तो ये सब जो है, ये सब मिलकर जो पाकिस्तान के खिलाफ ये कुछ एक चढ़ाई की जा रही है, नंबर एक वजह बड़ी क्लियर है, अफगानिस्तान को शटल नहीं होने देना उन्होंने, ताकि चीन का और रूस का जो असर कितने में बढ़ रहा है वो रुक जाए, और CPEC की जो चांसेस हैं कि अगर अफगानिस्तान नॉर्मलाइज हो जाता है तो जो लिंकेजेस हैं CPEC के जो रियल मकसद था उसका वो हासिल होना शुरू हो जाएगा, और जिससे ऑलरेडी मगरब का जो ताकत का तवाज़ुन है मगरब से अभी मशरक की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ये तो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे ये नहीं समझ आती कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं, उनका लोगों के साथ लिंक क्यों नहीं है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो गई हो, जाके लोगों से मिली हो, वहां पे बातचीत कर रही हो, उनके साथ मिल रहा हो। इससे फौज का काम तो नहीं है ना। सही कह रहे हैं। जिस पॉलिटिकल लीडरशिप जितना सब कुछ ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, सब कुछ, सब मराद भी इंजॉय कर रहे हो, कहाँ पर है फोटो, वो क्यों उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो क्यों सामने आकर बात में मुझे बताते क्यों नहीं हो रही। ये इस लेवल पर भी और फेडरल लेवल पर मैं बात समझता हूँ कि हमारी हुकूमत जो है वो, मतलब ये DGSPR को आके बार बार बताने की क्या जरूरत है। हुकूमत जो फेडरल हुकूमत है उसके पास एजेंसीज नहीं है उसकी अपनी, उसके पास सारी रिपोर्ट्स उनके पास नहीं जाती उनके पास। क्यों वो आके मुझे ये नहीं बता रहे कि भाई इनसे लड़ने के लिए मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कदम उठाएगा और उठा रहा है। मैं ये सुनना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से। बाकी सारी बातें मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों नहीं सुन रहा हूँ वहां से, मैं क्यों नहीं सुन रहा उनसे एक पॉलिसी बयान कि क्या हो रहा है। हम क्यों नहीं भारत को जवाब दे रहे, हम क्यों नहीं इजराइल को जवाब दे रहे, हम क्यों नहीं अमेरिका को जवाब दे रहे। अमेरिका के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, सही, ठीक है। ईरान के साथ बातचीत अगर पाकिस्तान ना होता तो कोई जरिया नहीं था उनका बात करने। इशू ये है कि हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये फेडरल लेवल पर हमारी हुकूमत की कमजोरी है और प्रोविंशियल लेवल पर तो बेइंतहा कमजोरी है। ठीक है, फेडरल लेवल पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी वो पूरे खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैने सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरफ था। कतर का बहुत इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, फिर हम एक सिक्योरिटी पैक में मौजूद हैं सऊदीया के साथ, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदीया का बहुत इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, तो फिर हम उनका क्यों नहीं सोर्स यूज़ करते, उनको क्यों नहीं सब में लेके आते, उनका इन्फ्लुएंस जो है उसको क्यों नहीं अपनी बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करते, हम ये वाले मामलात की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। हर जगह पे, हर महाज पे हमारी फ़ौज को खड़ा होना पड़ता है, तो फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार क्या है, ये तो समझ नहीं आ रही। बलोचिस्तान में भी देखें, वहाँ पे भी आ जाके एक स्टेटमेंट कल से घूम रही है कि हमारे जो CM साहब हैं, जब ये वाक़या हुआ था और उसके बाद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं गए थे, एक सादा गाड़ी में गए थे अपनी सिक्योरिटी के साथ, और उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो सादा गाड़ी में चले गए। वहाँ पे आम आदमी भी तो ऐसे ही घूमता है, बल्कि घूम ही नहीं सकता ना। तो मसला तो ये है कि अगर वो सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं तो आम आदमी के पास तो सिक्योरिटी नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस हमारी कहाँ पे खड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी क्या कर रही हैं? यही रोना तो मैं रो रहा हूँ जी। मैं समझता हूँ कि भाई जो अगर पॉलिसी एक बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ के बना सके तो प्लीज बनाइए। मेरी तरफ से एक सजेशन ये हमेशा से रही है, ठीक, कि अगर अफगानिस्तान को, पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से उनके लिए सब कुछ बंद किया हुआ है, जो कुछ भी है वो, जहां तक ताल्लुक है खित्ते के दूसरे ममालिक का, खास तौर पे जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द हैं बैठे, उनमें आपको पता है कि ताजिकिस्तान को दोबारा हथियार भी मिल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिल रही है,
क्योंकि जो मेरी तलात है हो सकता गलत हों ठीक है। कि अफगान नेशनल आर्मी के नाम पर दाइश के जो लोग मौजूद थे उनको और ये जो बलूचिस्तान का सो कॉल्ड मजीद ब्रिगेड है इनके लोगों को बाकायदा भर्ती करके रैंक्स दिए जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं उनको। और अच्छा। अब ये खतरा इतना बढ़ा हुआ है कि रूस को भी इसकी हिट महसूस हो रही है। पिछले 2 महीने आपको याद होगा कि रूस में बुलाया गया था तालिबान को, ताजिकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान वहां पर है, ईरान इस वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई बेहतरीन है। पहले ईरान के साथ जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक था मामला इतने ठीक नहीं थे, अब ईरान के साथ भी मामला हमारे ठीक हैं। चीन अपनी कोशिश में लगा हुआ है, रूस इस कोशिश में है, बाकी 3 मुल्क और आए थे, हम उससे क्यों नहीं मिलकर के जो एक लॉजिकल स्टेप है, अगर अफगानिस्तान के गिर्द के 6 ममालिक हैं, 7 रूस और चीन हो, ये मिलकर उसको स्क्वीज करना शुरू करें तो तालिबान कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई तो उनको हथियार भी दे रहा है, कोई ना कोई उनको पैसे भी दे रहा है, कोई ना कोई उनको खाना पीना भी तो पहुंचा रहे हैं ना उनको, वो सर्वाइव भी कर रहे हैं सब कुछ। तो भैया मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है और हम उसको यूं टाल देते हैं बात करके, भाई जवानों ने तो अपनी जान देनी वो दे रहे हैं। सर हम अपनी इस कमजोरी को कैसे काबू करेंगे, मतलब कंट्रोल कैसे करेंगे, इस कमजोरी पे कैसे इसको कंट्रोल में लेके आएंगे? इसका कोई ना कोई हल तो होगा। देखिए इसके हल है, एक 2-3 लेवल पर से काम करना पड़े। एक तो जैसा मैंने कहा फेडरल लेवल पे, ठीक है, जो रीजनल कंट्रीज हैं रीजनल अप्रोच बना के उनके साथ मिलके अफगानिस्तान को स्क्वीज करना शुरू करें। ठीक है। दूसरा, जो भी मालिक अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस रखते हैं उनको अपने साथ में लाया जाए। कतर है, सऊदी अरेबिया साथ है हमारे, ये दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, इनको भी साथ में लाया। चीन और रूस ऑलरेडी मौजूद है वहां पर। ये तो फेडरल लेवल पर है। लोकल लेवल पर आपकी जो गवर्नेंस है उसका हाल कभी आप पाकिस्तान में जाकर पूछे क्या है। जब वज़रा सो कॉल्ड इतनी मराहत के साथ, गाड़ियों के साथ, सब कुछ के साथ अपने घर से निकलते नहीं है, मिलते नहीं है लोगों से, जाते नहीं है, वहां के लोगों का जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप लोगों को पता नहीं कितना अंदाजा है। मैं आज से 20 साल पहले एक बात, वहां में गुर्बत की इंतहा है, वहां पे लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है, उनको पानी लेने के लिए कई कई मील चलना पड़ता है, आग जलाने के लिए वो लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि हम जो लोकल लेवल पर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, ताकि उन लोगों को एहसास हो कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं और ये फेडरल जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारी बेहतरी के लिए बनी हुई है। बिल्कुल जन्नत साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पॉइंट कनेक्ट करते हुए सर, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वहाँ पे लोकल लोगों के साथ, वहाँ के मुकामी लोगों के साथ हुकूमत का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी एक वजह तो ये भी बनती है ना कि वहाँ पे क्योंकि लोगों की नुमाइंदा हुकूमत ही नहीं है। हम पिछले इतने सालों से नज़रिया ज़रूरत के तहत वहाँ पे हुकूमत लेके आ रहे हैं। अगर लोगों की नुमाइंदा हुकूमत होगी, लोग खुद उसको सिलेक्ट करके लेके आएंगे, चूज़ करके लेके आएंगे वोट के ज़ोर से, तो हो सकता है कि लोगों के साथ उसका इंट्रैक्शन हो, मामला किसी हद तक सुलझ सकें, उनको पता हो लोगों की सोच क्या है। ये तो हम नज़रिया ज़रूरत के तहत वहाँ पे हुकूमत आ रही है, पहला पॉइंट ये। सेकंड, मुझे ये बता दें कि डेवलपमेंट फंड्स वहाँ पे जाते हैं सर, हमेशा बलूचिस्तान को लेके एक ही जो है ना वो सेल किया जाता रहा पॉइंट के जी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती है, डेवलपमेंट नहीं होती है। तो डेवलपमेंट किसने करनी है वहाँ पे सर? जब डेवलपमेंट फंड्स वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत मौजूद है, नज़र ज़रूरत की सही लेकिन मौजूद तो है ना, तो डेवलपमेंट किसने करनी है? मैंने आपने जाके तो सर नहीं करनी, उस हुकूमत ने करनी है। डेवलपमेंट फंड्स हैं उनके पास, उन्होंने वहाँ पे लगाने हैं। तो वो जब ये चीज़ें नहीं लगाएंगे, जब ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे टीवी पे आकर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हम बहुत बेहतरी कर रहे हैं? फिर तो ऑफकोर्स हमारी फौज को ही सामने आना पड़ेगा। देखिए 18वीं तरमीम के जो बहुत से नुकसान हैं, उनमें नुकसान ये भी है कि फेडरल गवर्नमेंट अभी लोगों उनसे पूछ नहीं सकती पैसे कहाँ पर गए। मैं आपको छोटी सी दास्तान सुनाता हूँ, बिल्कुल सही है। एक उस सूबे के गवर्नर थे, बलोच थे। बाय द वे उस सूबे में सिर्फ 2 नॉन बलोचिस्तानी जो थे उन्होंने हुक्मरानी की, जो सूबे के सरबराह रहे हैं, उन दोनों के वक्त में बलोच के वहां कुछ और दोनों मिलिट्री जर्नलिस्ट थे। मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ठीक है। तो गवर्नर साहब का ये बयान में उनसे पूछा, गॉल्फ खेल के आए, उनको बड़े शौक है गाड़ियों का, नई गाड़ी में बैठे हुए, कि सर काम कैसे चल रहा है? उनका बड़ा जबरदस्त चल रहा है, 45 मेंबर है हमारे असेंबली के, ठीक है।
45 अरब रुपया हमें फेडरल गवर्नमेंट से मिला है, 1-1 अरब रुपया हमने सबको बांट दिया है। जो ऑपोजिशन है वो भी हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है, मैं तो मसला ही नहीं। अब ये मुझे बताइए, ये वो बंदा जो सूबे का सरबराह है वो खुद मुझे बता रहा है। अच्छा जी। दूसरा, हमें जो ये गलतफहमी है कि जी ये जितने भी सरदार साहबान हैं जिनको हम लीडरशिप पे लाकर बिठा लेते हैं कहीं ना कहीं से, इनकी अपनी औलाद कहाँ पर है, इनका अपना स्टेक बलूचिस्तान के अंदर क्या है, इनके बच्चे, इनके फैमिली से बाहर रहते हैं बलूचिस्तान से, कोई कराची में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई बाहर मुझसे बाहर बैठे हुए हैं लोग, पैसा सारा दायमा हो जाता है। वो जो गरीब आवाम है वो क्या करें, वो कहाँ जाएं, वो उन्होंने खाना तो है ना। दहशतगर्दी को एक फॉर्डर जो मुहैया हो रहा है, जिस हम कह रहे हैं कि उन लोकल नौजवानों को हमने उनको बहकाया जा रहा है, उनके पास मौजूद है वजूहात बहकने की। जब जॉब नहीं है उनके पास, उनको खाने का मसला है, उनको तालीम का मसला है, उनको हेल्थ का मसला है, उनके ये मसाइल को आप हल करेंगे तो ही से बात करेंगे ना। आप जैम बलूचिस्तान के नौजवानों से बात करें फिर। पर किस्मत ये है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स बलूचिस्तान में सेटल हैं, जो वो मुझे दास्तानें सुनाते हैं, मैं आपको सुनाऊं तो ऑनेस्ट टू गॉड। एनीवेज, दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम जो बलूचिस्तान की हद तक है, पंजाब की हद तक, किसी जगह पर देख लें, पैसे इनको बेहिसाब मिलते हैं सूबों को। उन सूबों का ऑडिट करने वाला कोई नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप जो सबसे बड़ा सूबा देख रहे हो उसका डेट कितना ज्यादा है इसका, जिसकी कह रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नेंस है, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कोई एक मुनज़्ज़म तरीका है कोई हमारे यहाँ गवर्नेंस करने का? कोई ये अवेयरनेस पे चलता है कि जी हमारे आज बहुत खुश हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, जो भी है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे अस्पताल बना दूंगा, फर्स्ट क्लास बनाया हॉस्पिटल। लेकिन कोई मनसूबा तो होना, एक हेल्थ केयर सिस्टम का कोई मनसूबा तो बने, उस सिस्टम के तहत काम करें आप सिस्टम बनाएं, उनको चलाएं सिस्टम। अपनी स्वाबदीद पे सब कुछ छोड़ के जो हमने किया हुआ है, हम उससे क्यों नहीं आप बाहर निकलते? अब सूबों पे पैसे ले लेते हैं, सूबों ने जो आगे NFC वार्ड में अपने डिस्ट्रिक्ट को शामिल करना था, सूबों ने नहीं कर रहे, वो उनको पूछने वाला कोई नहीं है, लोकल गवर्नमेंट है नहीं आपकी, कैसे आप? सर यही असल में गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बलूचिस्तान सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा KP सफ़र कर रहा है, क्योंकि दोनों में गवर्नेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं।